इमरान खान साहब के मामले के अंदर एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में जो कुछ भी जेल से बाहर आया वो नहीं था जो इमरान खान साहब कहना चाह रहे थे, या जो मालूमात अंदर गई वो नहीं थी जो इमरान खान साहब तक पहुंचनी चाहिए थी। कल के दिन में क्या हुआ, कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं। नंबर एक तो मैं आपको ये बताऊं कि अभी तक इमरान खान साहब को दो चीज़ों की प्रॉपर मालूमात उनकी पार्टी ने जेल में नहीं पहुंचाई। नंबर एक कि ड्रोन हमले में क्या हुआ, काटलिंग का असल वाकया क्या है और वहाँ पे कितने लोग शहीद हुए, और जो शहीद होने वाले लोग हैं वो बेगुनाह हैं, इसके बारे में कुछ इमरान खान साहब को नहीं बताया गया। अभी तक जितनी क़यादत मिली है, जो लोग भी उन्हें मिलने जाते हैं, उन्हें इमरान खान साहब को ड्रोन हमले के बारे में नहीं बताया गया। नंबर दो, और अगर बताया गया है तो वो इस तरीके से बताया गया कि सरसरी अंदाज में बात गुजार दी गई है। इमरान खान साहब का इस पे मौक़िफ़ अभी तक इसलिए नहीं आया। नंबर दो, और अखबारात में ये चीज़ें आपको पता है हुकूमत की मर्जी के मुताबिक छपती हैं कि जी दहशतगर्द मारे गए, उन्हीं का बयान छपता है और तो किसी का बयान आता ही नहीं है। अब वो बेचारे विक्टिम है, उनका बयान अखबार में तो नहीं छपेगा ना। तो जो ड्रोन हमला है उसके ऊपर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ना आने की बड़ी वजह यह है कि उन्हें इसके बारे में इतला नहीं दी गई। मैंने आज ये आपको दोबारा कंफर्म कर दिया है। नंबर दो, जो मादनियात का मामला है, जहाँ पे आगे सिंह फंस गए हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के, खैबर पख्तूनख्वा के MPs के, पाकिस्तान के मीडिया के और आम पाकिस्तानियों के, ये मामला भी इमरान खान साहब तक को नहीं बताया गया। उनकी बहन ने यह कहा बहरहाल कि इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे तो इसके ऊपर फैसला करेंगे, जल्दबाजी में इसके ऊपर कानून साजी ना की जाए, ये खैबर पख्तूनख्वा का जेवर है और इसको किसी और के हवाले ना किया जाए। इस पर अली अमीन गंडापुर ने एक स्टेटमेंट भी दिया, वो स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँ। एक तो इमरान खान साहब की बहनों के साथ जो जुल्म और बर्बरियत की गई है, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। यानी इससे आधे से आधा भी कुछ अगर मरियम नवाज के साथ या फरियाल तालपुर के साथ या जरदारी की बेटी के साथ हो जाता तो पूरे पाकिस्तान में तबाही फैल जानी थी। कई लोगों ने जो है वो गलों में फंदे डाल लेने थे, कई लोगों ने जो है वो चिल्ला चिल्ला के टॉक शोज के अंदर अपने गले फाड़ लेने थे, कई लोगों ने पुड़क के इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी थी, अदालतों के दरवाजा खटखटाए जाने थे। बिलावल ने ऊंची आवाज में गला फाड़ के नारे लगाने थे कि कितने बेगैरत हो आप, कितने बेगैरत हो आप, ये बिलावल ने कहना था बार बार। और देखें अभी इमरान खान की बहनें तो कोई कुछ कह नहीं रहा, उन्हें वहाँ से गिरफ्तार किया गया दीगर खवातीन के साथ, उन्हें गाड़ियों में डाला गया और उन्होंने जब नमाज पढ़ने का कहा तब उन्हें नमाज भी नहीं पढ़ने दी गई। बाद में खवातीन को धक्के मार के उतारा गया। आलिया हमजा साहिबा जो है वो जख्मी हो गई और ना सिर्फ उनके बल्कि उनके साथ जो दीगर खवातीन थी उनके कपड़े भी खून से भर गए। आलिया हमजा साहिबा खुद ये बात बता रही थी और उन्हें जबरन वहाँ पे उतारा गया। फिर एक शादी हाल को घेर लिया गया वहाँ पे उतार के। उसके बाद इमरान खान साहब की बहनों को दोबारा से गाड़ी में डाल के एक नामालूम मुकाम की तरफ ले गए। साहबजादा हामिद रजा वो शख्सियत हैं जो इमरान खान की बहनों के लिए आखिरी वक्त तक खड़े रहे और आखिरी वक्त तक उनके साथ रहे। बाकी MPs MNAs जो हैं वो उस लेवल तक नहीं जा सके, बहुत थोड़े से लोग पहुंचे थे अडियाला जेल में। हालांकि इमरान खान की फैमिली थी, उनकी बहनें थीं, और अगर लीडरशिप के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो बाकी लीडरशिप को वहाँ पहुँचना चाहिए। लेकिन कारकुन तो पहुँचे, इमरान खान के नाम पे वोट लेने वाले नहीं पहुँचे, वोट देने वाले पहुँच जाते हैं। वोट मांगने वाले, इमरान खान से टिकट लेने वाले, इमरान खान के नाम पर सियासत करने वाले, वो लोग नहीं पहुँचे, उनकी अक्सरियत नहीं पहुँची। और जो 2 नंबरी वहाँ पे की गई है उसको तो बाद में एक्सपोज किया गया, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन इमरान खान की बहनों को लगभग कोई 80-85 किलोमीटर दूर नीलादुल्ला में एक वीराने में जो है वो उतार दिया गया गाड़ी से पुलिस की जानिब से कि आप जिधर जाना चाहें। पंजाब हुकूमत की तर्जुमान या वज़ीर इत्तलात वो ये कह रही है कि जनाब कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ। कैसा झूठ है वैसे, मुझे लगता है जब बोलते हैं झूठी बोलते हैं, जब मुँह खोलते हैं झूठी बोलते हैं। इन्हें शायद झूठ इनके मुँह को लग गया है, या ये ड्यूटी ऐसी है कि इसके ऊपर बैठ के बोलना ही झूठ है। मैंने नॉर्मली इत्तलात की मिनिस्ट्री के ऊपर जो भी लोग देखे किसी की भी हुकूमत में, मैंने देखा है उनकी ना नॉर्मली झूठ बोलने की ड्यूटी लगी होती है। मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पे आके ऐसे लोग बैठे जो सच बोले और सच का सामना करने। अब खवातीन के साथ जो बेरुमती और बदतमीजी की जा रही है, बाद में उसको जनाब कहा जा रहा है हमने तो गिरफ्तार नहीं किया। हालांकि वो वहाँ जादू से पहुँच गए इतनी दूर, या उड़ के पहुँच गए वहाँ पे इतनी दूर, और पुलिस ही उनको घसीट के लेकर गई है ना वहाँ तक। कुछ खवातीन जख्मी भी हुई हैं। बहरहाल ये सारा कुछ ड्रामा आज लगा, इसमें पाकिस्तान तहरीक साहब की लीडरशिप ने कमजोरी दिखाई है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी तबाहकुन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नियाजुल्ला नियाज़ी साहब इमरान खान साहब के साथी हैं, उन्होंने एक बात बड़ी क्लियरली कही है। उन्होंने कहा कि इमरान खान कहते हैं जिनको मैं मिलना चाहता हूँ उनको मुझसे मिलवाया नहीं जा रहा, और जिनको मैं नहीं बुलाता वो मिलने के लिए आ जाते हैं। ये कौन भेज रहा है इन लोगों को, ये है सवाल जो होना चाहिए। और यही सवाल उठाया सलमान अकरम राजा साहब ने बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी में। उन्होंने कहा इमरान खान की आवाज़ गूंजेगी, हकीकत इमरान खान तक पहुंचेगी। बहनों ने गैरत का सबूत दिया कि हम में से कोई भी नहीं जाएगा अगर आप एक को अंदर नहीं भेजते। तो यही कुछ होना चाहिए जब वकला की बात हो रही हो या सियासी रुफका की बात हो रही हो। और सलमान अकरम राजा साहब ने एक और बात की कि बताना पड़ेगा इन लोगों को जो अंदर मिलने के लिए गए इमरान खान को कि इन्हें किसने बुलाकर ये कहा था या किसने इनसे रब्ता करके कहा था कि आप पहुंचे, आपको अंदर भिजवाया जाएगा या आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। हालांकि मैंने तो इनके नाम ही नहीं दिए थे, नाम तो किसी और के थे। तो ये जेल क्या लेने पहुंचे और इनका नाम कैसे आ गया और इनको अंदर कैसे ले गए? हालांकि आइन और कानून के मुताबिक, अदालती अहकामात के मुताबिक नाम तो मैंने देने थे। बैरिस्टर गौहर को साथ बिठा के उन्होंने कैटेगोरिकली ये सवाल पूछा कि जनाब बताएं, आप जवाब दें कि ये लोग अंदर कैसे गए। ये कैसे हो सकता है कि जिसका नाम है, जिसके बाद आईनी और कानूनी इख्तियार है, वो अंदर नहीं जा रहा और बाकी लोग उसको छोड़ के बाहर अंदर जा रहे हैं। यानी इमरान खान की बहनों की मुलाकात नहीं करवाई गई, एक अननोन सी खातून ने उनको अंदर भेज दिया, वो मिलकर आगे बाहर आके वो मीडिया से बातचीत भी करने के लिए इमरान खान ये है तो वो है। अब बात ये है कि ये तो निजाम अपनी मर्जी कर रहा है ना। इमरान खान साहब कहते हैं कर्नल बैठा हुआ है जेल के अंदर, वो तय करता है ऊपर से ऑर्डर लेके कि किसको मिलवाना है और किसको नहीं मिलवाना। यही सारा कुछ हो रहा है।
सलमान अकरम राजा ने कहा जी इमरान खान की बहनों की तरह हमें भी डट जाना चाहिए था, लेकिन हमारी पार्टी जो है वो इमरान खान की बहनों या खानदान की तरह डटी हुई नहीं है। इस पे जनाब कुछ और चीज़ें हैं जो उन्होंने कही। उन्होंने कहा काश पार्टी के जिम्मेदारान भी ऐसा करते। आज लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद खान से मिलने वालों ने अतात गुजारी की है, जिस पर उन्होंने कहा जी हमें अफसोस है। फिर सलमान अकरम राजा साहब ने मजीद कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ आज इमरान खान की बहनों को जमीन पर बैठा छोड़कर अंदर मुलाकात के लिए गए हैं, मैं इनसे नाला हूं। जो लोग हमारी फहरिस्त के बगैर इमरान खान से मिलते हैं वो खुद को हमारी नजरों में मशकूक करते हैं। हमने मुल्क में शराफत को कायम करना है। किसी का बच्चा अगवा नहीं होना चाहिए, वो बलूचिस्तान हो या पंजाब हो या वो कहीं भी हो। ये सब नागवार गुजरता है। मेरी आवाज़ पहुंचेगी खान तक। ये नामुमकिन है कि आप इमरान खान को तन्हाई के अंधेरों में धकेल दें। फिर फाइनली सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि प्रोपेगेंडा किया जाता है मीडिया के ऊपर, ये चीज़ें भी उन्होंने बयान की। फिर हम कोई चौर दरवाज़ा नहीं ढूंढ रहे, हम किसी की कोई खुशनुदी नहीं करना चाहते। आप लोगों को अगवा करके मुल्क नहीं चला सकते। अहमद नूरानी की माँ अदालतों में रोती फिरे, इस तरह ये मुल्क नहीं चलेगा। मुझे ये मुल्क इस तरह काबिल कबूल नहीं है। तो ये जनाब स्टेटमेंट है सलमान अकरम राजा साहब का, और इसने सारा ही पोल खोल दिया है। लेकिन जेल के अंदर से जो चीज़ें आई ना वो बहुत बड़ी खबरें हैं। एक तो यह है कि आदम सवाती और अली अमीन गंडापुर साहब के मामले पे इमरान खान साहब ने जो बात की है उसमें दो चीज़ें साबित हुई। आदम सवाती के बारे में जो बात की थी कि अब जो लोग मिलकर आए हैं उन्हें खुद अंदर बुलवाया गया था, और ये वो लोग हैं जिनके लिए एस्टेब्लिशमेंट रास्ता खोल देती है। तो ये बाहर आने के लिए या बाहर आने के बाद उतनी बात करते हैं जितनी इन्हें लगता है कि बस कर दी जाए, खुलकर बात नहीं करते। लेकिन मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूँ, इन लोगों से कहेंगे हलफ लेके कहेंगे इमरान रियाज ने खबर झूठी दी है। आदम सवाती के बारे में इमरान खान साहब ने नाराजगी का इजहार किया कि आदम सवाती को क्या जरूरत थी ये सब कहने की जो आदम सवाती ने कहा। फिर इमरान खान ने कहा कि मैं मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए करना चाहता हूँ। अगर वो पाकिस्तान के लिए बात करने पर आमादा हैं, कौम के लिए, मुल्क के लिए, तो फिर ठीक है। मेरी जात के लिए कोई किसी से बात ना करे। और इमरान खान साहब ने बताया कि आदम सवाती साहब क्योंकि बार बार खुद कह रहे थे, तो इमरान खान साहब ने फिर उन्हें कह दिया जी ठीक है आप कर लो। लेकिन आदम सवाती साहब ने जो किया उस पर इमरान खान साहब ने कहा क्यों अपनी कमजोरी बता रहे हैं, खुद को कमजोर साबित कर रहे हैं। मैं यहाँ जेल के अंदर बर्दाश्त कर रहा हूँ मजबूती के साथ, तो आप लोगों को कमजोर नहीं होना चाहिए। ये इमरान खान साहब का रद्द अमल था आदम सवाती के मामले में। आलिया हमजा के मामले में इमरान खान ने कहा कि पूरी उनको सपोर्ट दी जाए। मैं आलिया हमजा पे पूरा एतमाद करता हूँ। आलिया हमजा के पास ये इख्तियार है मुकम्मल कि वो पंजाब में तंजीम साजी करें और जैसे दिल करता है उनको वो पार्टी को चलाएं, क्योंकि वो मेरिट के ऊपर चलाएंगी, वो पुरानी पार्टी के अंदर शामिल है। फिर उन्होंने कहा खालिद खुर्शीद के बारे में, आपको पता है जीबी के वो वज़ीर आला थे। इमरान खान ने कहा जी मेरा सबसे बेहतर वज़ीर आला खालिद खुर्शीद था, वो सबसे दलेर आदमी है, मेरा पुराना साथी है और वो मेरे नज़रिए के ऊपर खड़ा है। उसने जो फैसला किया ठीक ही किया होगा। एहसान टूर को उन्होंने बनाया यूथ विंग का सदर, तो इसके ऊपर लोग एतराज़ कर रहे थे कि किसी और को बनाओ, इसको बनाओ, सारे सियासत करते हैं अपनी अपनी। तो इमरान खान ने कहा जो खालिद खुर्शीद ने किया ठीक किया, उसी को बनाओ जिसको खालिद खुर्शीद कह रहा है। उसने ये फैसला किया तो सोच के किया होगा, मेरा वफादार साथी है। ये इमरान खान साहब का खालिद खुर्शीद के ऊपर एतमाद है। अली अमीन गंडापुर के बयान से इमरान खान साहब ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, और किन अल्फाज में किया मैं आपको बता देता हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब ने, वो कौन सी चीज़ है अली अमीन गंडापुर की जिससे इमरान खान साहब ने लाताल्लुकी का इजहार किया? अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि इमरान खान ने यह कहा है कि ये साजिशी हैं। कौन कौन? इसमें असद कैसर, आतिफ खान, शहराम तरक्की और कुछ और लोग, इनके बारे में कहा था ये साजिशी हैं। तो क्योंकि ये साजिशी हैं इसलिए इमरान खान साहब ने इनको कौमी असम्बली में भेज दिया, और सुबह असम्बली में नहीं भेजा क्योंकि यहाँ पे ये साजिशें करते। अब इस पे इमरान खान साहब ने जो कहा वो ये है कि मैंने किसी को ना साजिशी कहा ना टिकट से मना किया। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। अली अमीन गंडापुर साहब का बयान फारग। अब ये जो तीन लोग हैं ये सुरखरू हो गए हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद कह दिया है कि आतिफ खान और असद कैसर, और तीसरे नंबर पे उन्होंने जो नाम लिया शहराम तरक्की का लिया था, इनके बारे में इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया कि मैंने नहीं किसी का टिकट रोका, ना मैंने मना किया और ना मैंने किसी को साजिशी कहा है। ये उन्होंने, और ये जरूरी था इमरान खान साहब की तरफ से इसके ऊपर क्लैरिटी आ जाती, क्योंकि बहुत ज्यादा ताकीद करके ये लोग कह रहे थे बार बार और इख्तलाफात इसकी वजह से बढ़ जाने थे। तो ये इमरान खान साहब ने इस मामले को क्लियर कर दिया और ये कह दिया कि आइंदा जो भी आपस के अंदर झगड़ा करेगा या एक दूसरे पर तनकीद करेगा या पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसको शो काज नोटिस भेजा जाएगा। मुज़ाकरात मुल्क को कौम के मफाद में करने हैं तो ठीक है, जाती मफाद के लिए या मेरे जाती मफाद के लिए किसी किस्म का कोई मुज़ाकरात जो है वो ना किए जाए। अब जनाब ये है मामला, यहाँ पे हो जाता है क्लियर। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लेम किया कि इमरान खान साहब की मुदाखलत के बाद अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी हो रही थी उसको रोक दिया गया है, और दोनों तरफ के लोगों ने यकीन दिलाया है कि किसी किस्म का बयान नहीं दिया जाएगा, और अब फायर फाइटिंग हो गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त इत्तफाक और इत्तेहाद की जरूरत है। अलीमा खान को ना मिलने देना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से एक साजिश करार दी है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं शाहिद असलम साहब, उनका यह कहना है कि अलीमा खान साहिबा की जो मुलाकात नहीं हुई ना, इसमें कोई रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। स्टेटमेंट में आपको बताया तो मेरी मालूमात के मुताबिक, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जराए ने शेयर की है, अलीमा खान साहबा की मुलाकात पे पाबंदी भी पार्टी के एक अहम रहनुमा ने लगवाई है ताकि सोशल मीडिया कंट्रोल हो सके और बज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट से मामला बेहतर हो सके, क्योंकि सोशल मीडिया पे कंट्रोल बड़े घर वालों का अहम तरीन मुतालबा है। अब मामला ये है ना कि अलीमा खान साहबा इमरान खान को सच बताएंगी, वो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देंगे, वो बाहर आगे सारी बात बता देंगी। इसलिए अलीमा खान साहबा को रोका गया है, मिलने नहीं दिया जा रहा। और जो एक झूठा बयानिया बाहर फैलाया गया इमरान खान साहब का नाम लेकर, जब अलीमा खान साहब इमरान खान से मिलेंगी तो वो आगे सच्ची बात करेंगी बाहर। तो
इसलिए वो झूठा बयानिया भी फारिग हो जाएगा और उन लीडरान की जिन्होंने वो झूठा बयानिया बनाया है उनकी आवाम की हाथों चित्रौल भी हो जाएगी सोशल मीडिया पे। लिहाजा इसलिए हलीमा खान साहबा को नहीं मिलने दिया जा रहा, जो मुझे समझ आई है इस खबर को पढ़ने के बाद। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी सारा दिन हमें गालियां पड़ती हैं तो हमें गालियां ना दें ना, सारा दिन हमें गालियां देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। अगर हमारे पास कोई इख्तियार ही नहीं है तो सारी बुराई और गाली आप हमें क्यों देते हैं? फिर तो आप हमें मासूम ही समझे ना। राणा सनाउल्लाह ने पीटीआई से शिकवा किया, तो राणा साहब आप सहूलतकारी तो कर रहे हैं ना। यानी आपको लोग इसलिए बुरा भला नहीं कहते कि आप कोई जिम्मेदार है। मैंने सर्वे करवा के देखा कि एस्टेब्लिशमेंट रिस्पॉन्सिबल है या सियासी जमातें, तो 90% लोग कहते हैं ये एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है जो पाकिस्तान का हाल हो गया। ये बात ठीक है, लेकिन आप सहूलतकारी कर रहे हैं ना उसमें, आप उसमें बेनिफिशियरी बन के बैठे हुए हैं और आप जाली जमहूरी बन के वहां पे जाली इक्तदार के ऊपर आके विराजमान हो गए हैं। आपको चाहिए था इस इक्तदार को लात मार दिया, एस्टेब्लिशमेंट को कहते फारग हैं आप, और आप दोबारा इलेक्शन में चले जाएं या जो इलेक्शन जीते थे उनको आप हुकूमत बनाने देते। वैसे आपने तो ये मशवरा दिया था लेकिन आपकी क़यादत ने आपका ये मशवरा माना नहीं। नाज़रीन, अब शहबाज शरीफ का एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट मादनियात के साथ जोड़ के आज मैं पोस्टमार्टम करने लगा हूं इस खानदान का। ये कबाड़ियां हैं लोहार, मैं बताऊंगा इन्होंने क्या किया पहले। और मैं ये जो बोल रहा हूं ना 2 लफ्ज़ मैंने बोले हैं लोहार और कबाड़िया, ये मैंने क्यों बोला है ये आपको अभी मैं साबित करूंगा। मैं बिला वजह नहीं कह रहा ना, मैं गुस्से में हूं, मैं तो बहुत इंजॉय करने वाला हूं और आपको भी करवाने लगा हूं। ये नाज़रीन एक खबर पहले आपको मैं पढ़ के बताता हूं कि शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ के बारे में क्या कहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ मिलकर पाकिस्तान को दुनिया का सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला मुल्क बनाएंगे शहबाज शरीफ। आसिम मुनीर साहब तो रिटायर हो जाना है, उनकी रिटायरमेंट के बाद फिर आप क्या करेंगे? फिर मुल्क कैसे तरक्की करेगा? फिर तो नए आर्मी चीफ आ जाएंगे, फिर आपको नए जूते पॉलिश करने पड़ा करेंगे। देखें आसिम मुनीर साहब, आपके दौर में मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बिल्कुल सही मशवरा देने वाला हूं और सबूत के साथ देने वाला हूं। ये फ्राडिये नौसरबाज हैं, इन्होंने आपको भी चूना लगा देना है, बल्कि ये चूना लगाने का इन्होंने आगाज कर दिया है। मैं आपको पहले आज की खबर बताता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको खबर बताता हूं कि ये इससे पहले कैसे चूना लगाते थे और किस तरह इन्होंने कौम को बार बार बेवकूफ बनाया है। ये जनाब अब ये कह रहे हैं कि हमें बहुत बड़े बड़े ज़खायर मिल गए हैं, हम अपनी मादनियात को बेचेंगे बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में और हम IMF से जान छुड़वा लेंगे। ये स्टेटमेंट शहबाज शरीफ का सुने जो आर्मी चीफ की मौजूदगी में दिया है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है जिनकी बदौलत वो इंशाल्लाह जल्द खुद कफील होकर IMF जैसे इदारों की मोहताजी से निजात हासिल करेगा। ये जनाब शहबाज शरीफ साहब का अज़्म है। इस पर आर्मी चीफ साहब की भी तकरीर करवा दी। अब जरा मैं एक चीज़ आर्मी चीफ के सामने रखता हूँ, या बल्कि पूरी कौम के सामने रखता हूँ। ये आज से 10 साल पहले का एक अखबार है, 10 साल पहले, ठीक 10 साल हो गए हैं, बल्कि 10 साल और 2 महीने हो गए इस अखबार को। इस अखबार के नीचे जो तारीख लिखी हुई है, ये जुमेरात के दिन का अखबार है और 12 फरवरी 2015 का अखबार है। और जंग अखबार मैंने इसलिए लगाया कि जरा आजकल सबको पसंद है जंग अखबार, जरा उसके अंदर देखें आप जंग ग्रुप की खबर। जो मेन हेडिंग है ना इस अखबार की, उसमें क्या लिखा है? हिम्मत हारने वाले नहीं, कशकोल जरूर तोड़ देंगे, लोहे की तलाश में सोने और तांबे के ज़खायर मिल गए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इन दोनों भाइयों ने यह तकरीर की थी कि हम लोहा ढूंढने निकले थे और हमें सोना मिल गया। ये बात शहबाज शरीफ ने कही थी, बहुत सारे अखबारात में ऐसे रिपोर्ट हुई थी। सोना, चांदी, लोहा और तांबा निकलने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। अगर बेईमान होते तो आज ये ज़खायर दरियाफ्त ना होते। ईरान से गैस लेंगे, वजीर आजम का रजुआ में खिताब। तापी गैस मनसूबे में शामिल ममालिक के वज़रा पेट्रोलियम से गुफ्तगू। चनियोट की सरजमीन में मादनी खजानों का समंदर बह रहा है, इन्हें बुरुए कार लाकर मुल्क कौम की तकदीर बदल देंगे। ये खजाने सिर्फ पंजाब के नहीं बल्कि पाकिस्तान के 18 करोड़ लोगों की मलकियत है। वजीर आला शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा जी कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, सनतें लग जाएंगी, पूरे पाकिस्तान में खुशहाली आ जाएगी, लोहे की तलाश में सोने और तांबे के ज़खायर मिल गए हैं, कौम को मुबारक हो, कौम को मुबारक हो। अब ये वो चीज़ें हैं जो नौसरबाजियाँ और रंगबाजियाँ उन्होंने पहले भी की हुई हैं। आर्मी चीफ साहब ये पहली दफ़ा नहीं है, और ये 80 में भी यही कहानियाँ सुनाते थे, ये 90 की दवाई में भी यही कहानियाँ सुनाते थे। उसके बाद ये पाकिस्तान से बाहर चले गए, वहाँ पर भी इनकी यही कहानियाँ थी। उसके बाद 2010 से लेके 2020 में भी इन्होंने यही कहानियाँ सुनाई हैं और अब ये वही कहानियाँ दोबारा कौम को करवा रहे हैं 2025 में। ये आपको चूना लगा रहे हैं, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये लोहे को सोना करके बेच देते हैं, कबाड़ का काम है इनका। ये मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि ये नौसरबाज है, रंगबाज है। इन्होंने हर थोड़े अरसे के बाद कोई ना कोई चीज़ दरियाफ्त करनी होती है मुल्क में और इन्होंने जो है वो नहरें बहा देनी होती हैं दूध और शहद की। और भाई जिन मुल्कों के अंदर तेल निकलता है ना, वो भी ऐसे दावे नहीं करते जैसे दावे ये कर देते हैं। मैं तो हैरान हो जाता हूँ इनके दावों पे, और इन्होंने सबको चूना लगाया। मैं आर्मी चीफ को खबरदार कर रहा हूँ, आपको भी चूना लगा देना है। और जब आप फारिग हो जाएंगे ना, तो ये आपके बाद आने वाले आर्मी चीफ को भी चूना लगाएंगे, दोनों भाई मिलके। और ये इनका तरीका वारदात, ये तस्वीर देखें ना, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर देखें, कितनी इंटरेस्टिंग तस्वीर है। इस तस्वीर को आप देखेंगे आपको मजा आएगा। ये जनाब तस्वीर देखें, शहबाज शरीफ साहब ने लोहे का टुकड़ा नवाज शरीफ साहब ने पकड़ा हुआ है। शहबाज शरीफ साहब ने भी लोहे का टुकड़ा पकड़ा हुआ है, साथ उनके जनाब ब्यूरोक्रेट्स खड़े हुए हैं, पीछे खुरम दस्तगीर खड़े हुए हैं, कुछ सिक्योरिटी वाले हैं। चनियोट वजीर आजम नवाज शरीफ और वजीर आला शहबाज शरीफ रजुआ में खाम लोहे और तांबे के नमूने देख रहे हैं। कौम को ऐसे खुशखबरियां सुनाई कि पता नहीं कितना सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, लोहा, तांबा, पता नहीं क्या कुछ पाकिस्तान में चनियोट में निकल आया। और अब चनियोट जो है वो पूरे पाकिस्तान की नहीं, एशिया की किस्मत बदल देगा। उस वक्त इन्होंने कई दिनों तक ऐसे बयान दिए थे।
लगातार शहबाज शरीफ साहब यही कहते रहते थे हर वक्त कि मैं लोहा ढूंढने निकला था, मेरी नीयत का समर दे, लोहा ढूंढने निकला था। क्या मखनातीस को कागज उसके साथ रस्सी के साथ बांध के आप निकले थे लोहा ढूंढने? ये बातें ये ऐसे कहते हैं लोहा ढूंढने निकले थे, जैसे वो बच्चे नहीं होते, वो मखनातीस के साथ बांध लेते हैं रस्सी और उसको घसीटते जाते हैं, उसके साथ जो लोहा चिपक जाता है शाम को इकट्ठा करके भेज देते हैं। तो क्या वो करने निकले थे आप? लोहा ढूंढने निकले थे और सोने और चांदी के ज़खायर मिल गए हमें। ये कौम को इन्होंने कहानियां पहले भी बहुत सुनाई हुई हैं और ये दोबारा से कौम को कहानी करवा रहे हैं। बहरहाल अगर आपने कहानी में आना है तो आप आ जाएं। बहरहाल मैंने बता दिया है कि एक्चुअली इन्होंने पहले भी हमारे साथ ये बार बार किया, आइंदा भी करेंगे। नाज़रीन, ये एक सीनियर वकील हैं और ये सदर कराची बार एसोसिएशन के आमिर नवाज वड़ाइच साहब। आप देखें इनके ऊपर बड़ा बदतमीज़ और बड़ा बदतरीन जो है वो कातिलाना हमला किया गया है, बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए। उसके बाद इन्होंने अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई। इन्होंने कहा जी जो 6 नहरों वाला इशू है उस पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। 72 घंटे में अगर ये 6 कैनाल्स बंद ना की गई तो बॉर्डर को बंद करेंगे और रेलवे ट्रैक भी बंद कर देंगे। उन्होंने कहा मैं अपनी FIR भी नहीं करवाऊंगा। 12 अप्रैल को 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन रखा हुआ था, लेकिन नामालूम आदमी इनको आगे 6 बंदे आए, आके इनके ऊपर अटैक करके इनको शदीद जख्मी करके चले गए और ये एक तरह का कातिलाना हमला था। वो अस्पताल में पड़ा हुआ बंदा। आप अंदाजा कीजिए कि इस मुल्क के अंदर क्या चल रहा है कि आप हक और सच के लिए आवाज भी नहीं उठा सकते, वरना नामालूम अफराद आएंगे और आपको टॉर्चर करेंगे, आपके साथ बदतमीजी करेंगे, आपको तशद्दुद का निशाना बनाएंगे, आपके साथ जुल्म करेंगे। अब जो माइंस वाला मामला है ना, उस पर वज़ीर आला खुद भी मैदान, मुझे लगता है मामला बड़ा गर्म है, बहुत ही गर्म मामला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी मैदान में आना पड़ गया है। शायद प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि फौरी तौर पे ये बिल पास किया जाए, लेकिन ये बिल अगर उन्होंने पास करवा दिया अवाम को मुतमईन किए बगैर तो फिर अवाम इनको मुतमईन कर देगी, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगर गंडापुर साहब की हुकूमत ने इस बिल को पास करवा दिया अवाम को मुतमईन किए बगैर तो अवाम इनको अच्छा खासा इत्मीनान दिला देगी। ये बिल पास होने के बाद ये मामला उसी तरह हो जाएगा जैसे 26वीं तरमीम पास करवाने वालों ने पास तो करवा दी है, लेकिन अभी तक वो उनके गले में अटकी हुई है। नाज़रीन, कुछ और खबरें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगा। लेकिन जाते जाते आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ बलूचिस्तान से, क्योंकि हम हर व्लॉग में बलूचिस्तान का जिक्र जरूर करते हैं, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समीदीन बलोच साहबा का बयान है, वो ये कहती हैं कि बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल का सिलसिला जारी। 28 फरवरी को मुश्के के एक गाँव पर फोर्सेज ने छापा मारकर 8 बलोच नौजवानों को उनके अहले खाना के सामने हिरासत में लेकर जबरी तौर पर लापता कर दिया। 2 मार्च को दोपहर 3 बजे इनमें से 4 नौजवान कामरान, अलीम, मेराज, मोमिन असलम और हफीज़ की लाशें एक वीरान मकाम पर गोलियों से छलनी हालत में बरामद हो गईं। बाकी 4 नौजवानों के लवाहिकीन ने इनकी ज़िंदगियों को लायक खतरात पर शदीद खदशात जाहिर किए, जो बाद में दुरुस्त साबित हुए। चंद दिनों बाद इन चारों की मसकशुदा लाशें भी इलाके में फेंकी गई। 5 अप्रैल को मुश्के से मजीद 3 जबरी लापता अफराद की लाशें बरामद हुईं, जिन्हें जाली मुकाबले में कत्ल करके लाशें फेंक दी गईं। इसी रोज़ बारखान से 3 नौजवान हक नवाज बुजदार, शेरू बुजदार और गुलजमान बुजदार की लाशें बरामद हुईं और इन्हें मुख्तलिफ औकात में जबरी तौर पर लापता किया गया था। 6 अप्रैल को बलीदा के इलाके गर्दांग में फोर्सेज ने सुबह सवेरे 2 नौजवान महराब वल्द रहमदिल और खान मोहम्मद वल्द भैदान को उनके घरों से हिरासत में लिया और चंद घंटों के अंदर ही तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। दोनों नौजवान आपस में कज़न थे। इसी तसलसल में खुशदार के इलाके बागबाना में फोर्सेज ने 3 अफराद को मुकाबले में मारने का दावा किया। इनमें से एक की शनाख्त 28 साल अब्दुल मालिक वल्द मोहम्मद यूसुफ के तौर पर हुई, जिन्हें 11 अक्टूबर 2024 को तुर्बत से जबरी तौर पर लापता किया गया था। 7 अप्रैल को नादर बलोच वल्द शेर मोहम्मद, जिन्हें पहले ही फोर्सेज की हिरासत में रखा गया था, उनकी लाश ताबूत में बंद करके अहले खाना के हवाले की गई। 8 अप्रैल को पंजगूर में पेश आने वाले एक वाक़े में फोर्सेज की फायरिंग से बहादुर शफी नामी शख्स जाँ बहक, जबकि सुहेल शाहिद और फरहान नामी 3 नौजवान जख्मी हो गए। एक तरफ बलूचिस्तान को एक इज्तिमाई कत्लगाह में तब्दील कर दिया गया है, जहाँ रोजाना की बुनियादों पर लाशें बरामद हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उन सियासी नुमाइंदों, कारकुनों और आवाज़ बुलंद करने वालों को निशाना बनाया जा रहा है जो रियासती जबर और इंसानी हकूक़ की पामारियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। मारंग बलोच, बेबो बलोच, गुलजादी समेत मुतअद्दिद सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियां इसी रियासती खामोशी को कायम रखने की कोशिश है। बलूचिस्तान में बढ़ती हुई जबरी गुमशुदगियां और मावराए अदालत कत्ल महज इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं, बल्कि ये पूरे मुआशरे पर गहरे जख्म छोड़ रहे हैं, जख्म जो सिर्फ इंसाफ से भर सकते हैं, जुल्म से नहीं।